हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडी एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ को देख लें। अगर आप एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन की वीडियो जो है बनाई गई है, साथ ही थ्योरी की वीडियो भी हमने अपलोड की है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो कि आपके एजुकेशन पेपर 2 के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Combination of more than one method to collect data to the same topic is called। एक ही विषय पर डेटा एकत्र करने के लिए एक से अधिक विधियों के संयोजन को कहा जाता है मेटा एनालिसिस, ट्रायंगुलेशन, सिस्टम एनालिसिस या फिर सर्वे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इस तरह की किसी भी विधि का यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, या तो आपका वो कहलाता है, यानी कि मोर देन वन मेथड का यूज करते तो होता आपका ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन को हम समझेंगे कि ट्रायंगुलेशन क्या चीज होती है। देखिए ट्रायंगुलेशन क्या होती है, जब हम मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रायंगुलेशन कहाँ पे यूज होती है या ट्रायंगुलेशन कौन सी जो है रिसर्च में आती है, तो वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे हम मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं और डाटा सोर्सेज का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलेशन होती है हमारी वो कही गई है कि क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगुलेशन जो होती है वो कई टाइप की होती है। यहाँ पे डाटा ट्रायंगुलेशन, जिसके अंदर हम कई तरह के डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर होते हैं। थ्योरी ट्रायंगुलेशन के अंदर हम एक से ज़्यादा थ्योरी का यूज करते हैं। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन के अंदर एक से ज़्यादा मेथोडोलॉजी का यूज हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रायंगुलेशन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द स्केल ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन स्केल, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक है, आर इक्वल, वह कौन सा पैमाना है जिस पर पैमाने की स्थिति के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल होता है, नॉमिनल स्केल होता है, रेशियो स्केल होता है या फिर इंटरवल स्केल होता है। देखिए जिस भी स्केल के ऊपर आपकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है, तो वो आपका होता है इंटरवल स्केल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इन स्केल्स की, यानी कि स्केल्स, ये जो आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, इनको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर जो है इनको काउंट किया जाता है। नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जहाँ पे वेरिएबल को जो है या एट्रीब्यूट को सिर्फ नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, यानी कि नाम तो होगा ही होगा एट्रीब्यूट का, साथ में उसको ऑर्डर भी दिया जाएगा। उसके बाद इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट होंगे, तो नेम्ड होगा प्लस ऑर्डर्ड होगा। उसके बाद उनको इंटरवल में रखा जाएगा, इंटरवल यानी कि एक इक्वल जो है पोर्शन जो है यहाँ पे उनको मिलेगा। उसके बाद रेशियो स्केल आता है, जिसमें इनके तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शामिल हो जाएंगे, नेम्ड, ऑर्डर्ड और ये प्रोपोर्शन इंटरवल, ये तो आपके पहले से ही आ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक अब्सोल्यूट जीरो वैल्यू भी होती है जो कई बार पूछ ली जाती है। और नॉमिनल स्केल को जो है लोएस्ट लेवल का स्केल बोला जाता है, और जो रेशियो स्केल है इसको हाईएस्ट लेवल का स्केल बोला जाता है। यानी कि ये आपका सबसे सिंपल स्केल है और ये आपका जो है सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल है। और एब्सोल्यूट जीरो की बात अगर की जाती है तो वो सिर्फ रेशियो स्केल में ही आपकी होती है, बाकी इन तीनों के अंदर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो आपको कहीं भी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारी एक वीडियो भी है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल के ऊपर, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, कौन सा पैमाना माप का सबसे सरल रूप है, ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है। देखिए हम पीछे वाले क्वेश्चन में बात कर भी चुके हैं, फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो मेजरमेंट की क्या होती है।
वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट आपकी होती है नॉमिनल स्केल। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की या बात करें डिफिकल्ट की या बात करें हाईएस्ट की तो वो आपका होगा रेशियो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पैरामीट्रिक है। क्रिटिकल रेशियो टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, या फिर मीडियन टेस्ट है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब भी आप पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की टेबल देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें तो वहाँ पे आपको दिखाई ही नहीं देती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है तो इसी तरह के क्वेश्चन जो बन करके एग्जाम में आते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक इनमें से कौन सा है, तो मीडियन टेस्ट जो है यहाँ पे क्या है आपका नॉन पैरामीट्रिक का एग्जाम्पल है। देखिए पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में समझ लेते हैं क्या चीज़ें होती है। देखो पैरामीट्रिक जो टेस्ट आपके होते हैं जैसे पेयर टी टेस्ट है, अनपेयर टी टेस्ट है, पियर्सन कोरिलेशन आपका इसी में आता है, और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि वन वे जो एनोवा है वो भी आपका इसी में आता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो विल्सन रैंक जो टेस्ट है वो इसमें आता है, मैन विटनिट यू टेस्ट इसमें आता है, स्पीयरमैन कोरिलेशन इसमें आती है, क्रुस्कुल वैलिस टेस्ट इसमें आता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो अंजप्शंस बनाता है किसके बारे में, पैरामीटर के बारे में। ठीक है, कौन सा पैरामीटर, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जहां से आपको सैंपल को ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा होता है आपका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि एक इस तरह की जो है शेप वो लेता है। और नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट होते हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है, यानी कि वहाँ पे जो डाटा आपका होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और यहाँ पे नॉन नॉर्मल वेरिएबल आपके होते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे आपका अगर मेन आपका एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, और आपका जो सैंपल साइज है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो आप क्या करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। आपको ये याद रखना है मेन जो है सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, सैंपल साइज आपका काफ़ी बड़ा है तो आप क्या यूज़ करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट को। अगर आपका मीडियन, देखो यहाँ पे लिखा गया, अगर आपका मीडियन जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, आपके डाटा के सैंपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सैंपल साइज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो मीडियन की है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मीन की है। ठीक है, तो जो मोस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एस्टिमेशन जो है नहीं होता है साइज का और ना ही कोई एस्टिमेशन होता कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में, क्योंकि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हमारी होती है, नॉन पैरामीट्रिक के अंदर जो ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, यहाँ पे कोई हमारे को ज़्यादा पैरामीटर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इनमें से कौन सा जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, अनोवा है, टी टेस्ट है, काई-स्क्वायर टेस्ट है, या फिर सारे के सारे। देखिए जैसे कि हमने पीछे वाले में बात की थी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आपका जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा वो होगा आपका काई-स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि जो टी टेस्ट होता है और आपका वन वे जो एनोवा होता है ये आपके पैरामीट्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है, काई-स्क्वायर टेस्ट आपका जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आता है। अब देखना क्वेश्चन काफी बड़ा है। ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्ट्रेस लेवल ऑफ लेक्चरर्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। ठीक है, कि एक शोधकर्ता व्याख्यान के दौरान व्याख्याताओं के तनाव स्तरों में रुचि रखता है। उसने 8 व्याख्याताओं के एक ही समूह को लिया, ठीक है, और एक सामान्य व्याख्यान के दौरान फिर से एक व्याख्यान में उनकी जो एंजाइटी है उसको मापा, और जिसमें उन्होंने छात्रों को विघटनकारी और दुर्व्यवहार करने के लिए भुगतान किया था। द डाटा वर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, विच टेस्ट शुड शी यूज टू कंपेयर हर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उसकी जो वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसके लिए वो कौन से परीक्षण का उपयोग करेगा, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का करेगा, मैन विटनिटी टेस्ट का करेगा, या फिर विल्सन रैंक सम टेस्ट का करेगा, या फिर विल्सन साइन रैंक टेस्ट का यूज करेगा। तो यहाँ पे जो वो यूज करेगा, देखिए डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ और भी कंडीशंस हमारी हैं, तो देखिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और वो होगा हमारा विल्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि पेयर्ड जो सैंपल टी टेस्ट है ये आपका जो है जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तभी यूज होगा। ठीक है,
और इन दोनों का यूज जो है हम कुछ कंडीशंस के बेस पे करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो विल्सन साइंड रैंक टेस्ट है वही हमारा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्चर मेजर द सेम ग्रुप ऑफ पीपल साइकोलॉजिकल रिएक्शन while watching horror films and compare them to when watching erotic film. The resulting data were skewed. What test should be used to analyze the data? एक शोधकर्ता ने डरावनी फिल्में देखते समय लोगों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं के समान समूह को मापा और उनकी तुलना कामुक फिल्मों को देखते समय की। परिणामी डेटा जो है स्क्यूड थे। डेटा का विश्लेषण करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए? विल्सन साइंड रैंक टेस्ट का, या फिर मैन विटनी टेस्ट का, या फिर विल्सन रैंक सम टेस्ट का, या फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का? तो यहाँ पे भी जो है वो यूज करेगा विल्सन साइंड रैंक टेस्ट, क्योंकि डाटा जो है हमारा स्क्यूड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो के ऊपर कमेंट जो है जरूर करना।